हेलो स्टूडेंट्स। तो आज तुम लोग का नीट का एग्ज़ाम था 4 तारीख पे। आज था 4 तारीख ही है। तो हम लोग बायोलॉजी का सोल्यूशन ऑलरेडी सुमन सर ने तुम लोग को दे दिया। फिजिक्स का सोल्यूशन देने पे थोड़ा लेट हो गया ड्यू टू टेक्निकल डिफॉर्मिटीज़। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का सोल्यूशन। पेपर का अगर डिस्कशन करें, पैटर्न ऑफ पेपर का अगर डिस्कशन करें तो लगभग ये हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन ही ज़्यादा था इस पेपर पे। 12 का कुछ सेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इजी आया है, कुछ जो ग्राफिकल क्वेश्चंस है हमारा मॉडर्न फिजिक्स सेक्शन से वो बहुत इजी क्वेश्चंस था। और बाकी जो हम लोग देखे हैं कि जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला को यूज़ करके हमारा 2 क्वेश्चंस आया है। और कुछ दिन पहले आज से 10-12 दिन पहले हमने एक वीडियो भी बनाया था, वो टॉप फार्मूलाज एंड टॉप टॉपिक्स फॉर नीट फिजिक्स। उस पर भी हमने बोला था तुम लोग को 3 केसेस कैपेसिटर का कराया था। सेकंड केसेस अभी भी ये वीडियो है यूट्यूब पे जाके देखो। सेकंड केस से डिट्टो द सेम फॉर्मूला को यूज करके सेम d/2 मैंने फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन एक प्रैक्टिस करा दिया था, वही फॉर्मूला का क्वेश्चन आया। एज वेल एज कुछ दिन पहले, आज से 9-10 दिन पहले हम लोग ने 4 सेट्स ऑफ क्वेश्चन रिलीज किया था फिजिक्स का, 5 सेट्स ऑफ क्वेश्चन रिलीज किया था बायोलॉजी का। उस पे से भी क्वेश्चंस आया है। अब इधर हम कोई क्रेडिट लेने नहीं आए हैं कि क्वेश्चंस आया, कॉमन पढ़ा, ये सब कुछ नहीं है। पेपर ऑन ए सीरियस नोट एवरेज स्टूडेंट्स के लिए भी टफ था, फिजिक्स का पेपर टफ था। अब ज्यादा ना बातें करते हुए हम शुरू कर रहे हैं आज का फिजिक्स पेपर का सोल्यूशन। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन था, हम पेपर कोड, जिस पेपर कोड का सोल्यूशन दे रहे हैं वो है हमारा नर्मदा। ठीक है, नर्मदा पेपर कोड का सोल्यूशन दे रहे हैं हम। तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स हैविंग चार्ज डेंसिटीज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट विद टाइम, द मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट करंट इज। सिंपल सा मुद्दा सा बात, कोई ट्विस्ट नहीं लेना चाहिए। सिंपल मुद्दा सा बात यही है कि अगर करंट फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। एज वेल एज अगर मैग्नेटिक फील्ड है दैट मीन्स करंट फ्लो कर रहा है। चार्ज अगर फ्लो पे है दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो बाकी कोई ऑप्शंस का हमें आता पता है भी अगर ना हो, पहला ऑप्शंस पे तुम्हें लिखा गया द डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉन जीरो, तो ऑब्वियसली अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये नॉन जीरो होगा करंट। तो बाकी ऑप्शंस को मेरे को पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है। पहला ऑप्शन पे मैंने देख लिया नॉन जीरो, ये पूरा थ्योरेटिकल एमसीक्यू है। तो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हालांकि इधर पर तुम देख रहे हो टिक मार्क थे ऑप्शन नंबर 3 पे, ये जो भी टिक मार्क थे वही किंतु खाली करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ये स्टूडेंट से लिया हुआ क्वेश्चन पेपर है, तो जो टिक मार्क रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इधर 1 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन है। इधर पर अगर हम देखें तो डाइपोल मोमेंट दिया है तुम लोग को, एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देके रखा, एंगल देके रखा। तुमको पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी, डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे तुम लोग? इधर U = -PE cos थीटा। इधर एंगल सब कुछ देके रखा, डाइपोल मोमेंट तुमको देके रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको देके रखा। इससे यूज करके जो करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला? ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर ब्ला ब्ला ब्ला। सेकंड भी एक हाइट दिया तुमको 10 मीटर। द इंपल्स, मुद्दा है इंपल्स निकालना होगा। तो अगर हम फॉर्मूला देखें इंपल्स निकालने का, तो इंपल्स विल बी डिनोटेड बाय J। इसका फॉर्मूला आएगा हमारा डेल्टा P। तो डेल्टा P को अगर हम तोड़े, J विल बी इक्वल्स टू m इनटू डेल्टा V यानी V माइनस C। अब सवाल आता है सर इधर तो वेलोसिटी नहीं है, इधर देख रहे हो तुम 2 हाइट देके रखा, एक है 40 मीटर एंड दूसरा है 10 मीटर। वेलोसिटी का फॉर्मूला सोच लो, हाइट को रिलेट करके कौन सा फॉर्मूला आता है वेलोसिटी का? V = √2gh। इस फॉर्मूले को यूज करके V निकालोगे एज वेल एज U को निकालोगे तुम लोग। तो ये सॉल्व करने के बाद तुम लोग का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 व्हिच इज 21 न्यूटन सेकंड। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हमारा मेलास लॉ का फॉर्मूला है।
मेलास लॉ का फॉर्मूला है। उस दिन वीडियो पे भी मैंने इसका जिक्र किया था कि पोलराइजेशन एज वेल एज मेलास लॉ का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेलास लॉ का जो क्वेश्चन है इस पे एंगल वेंगल तुमको दे के रखा, तो सिंपल सा मेलास लॉ का फॉर्मूला लगा दोगे, I = I0 cos square थीटा। इसे यूज करके जो हमारा आंसर आएगा इधर का, इधर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन, यानी 1 नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, क्वेश्चन नंबर 5 पे तुम लोग को काइनेटिक एनर्जीज दे के रखा, 100 जूल एंड 225 जूल। फिर तुमको डिस्प्लेसमेंट वगैरह दे के रखा, तुमको बोला रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन कार ए कार बी का रेशियो निकालना होगा। सिंपल सा बात है, इधर तुम्हें अप्लाई करना होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम को अगर हम देखें तो कौन सा फॉर्मूला आएगा हमारा, चेंज इन वर्क डन इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या तो उल्टा भी अगर कर सकते हो तुम, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा के ई, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को यूज करके जो हमारा ऑप्शंस आएगा वो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, ये सीरीज और पैरेलल का तुम फॉर्मुलेशन करोगे, फिर ओम्स लॉ को यूज करके इस सर्किट का तुम्हें करंट निकालने को बोला गया। तो करंट निकालने को जो बोला गया, पहले सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन देख लोगे, फिर डायरेक्ट ओम्स लॉ को यूज कर लोगे तुम, V = IR। तो इससे अगर तुम करंट निकालो, करंट का फॉर्मूला स्टेट हो जाएगा V/R। तो इससे ऑप्शन नंबर 3 विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आगे हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पे। यही क्वेश्चन का फॉर्मूला मैंने बोल दिया था तुम लोग को उस वीडियो पे 2-3 दिन पहले जो वीडियो आया था, अभी भी ये वीडियो है, देख सकते हो। हीट एनर्जी का मैंने एक फॉर्मूला दिया था तुम लोग को, इधर क्वेश्चंस क्या बोला थोड़ा बहुत देख लेते हैं। 3 आइडेंटिकल हीट कंडक्टिंग रॉड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। The left end of the combination is maintained at temperature 3T. In the right end at temperature T. तुमको बोला the ratio of T1 by T2. The ratio of T1 by T2 is, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इधर हमारा, हीट एनर्जी का फॉर्मूला, जो Q का फॉर्मूला आता है हमारा K डेल्टा है, K into A डेल्टा T by L, ये वाला फॉर्मूला यूज कर दोगे। K into A थर्मल कोएफिशिएंट है हमारा K into A डेल्टा T by L, इससे तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे तुम्हें बोला गया इन एन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम। अच्छा, ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने बोला था तुम लोग को, ये फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन पे यूज होने वाला है वो है हमारा ओमेगा इक्वल्स टू √K/m, वेयर K स्टैंड्स फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट एंड m स्टैंड्स फॉर मास ऑफ स्प्रिंग। इसी फॉर्मूले को यूज करके जो हमारा करेक्ट ऑप्शन वाला ग्राफ आएगा, ये है ऑप्शन नंबर 4 वाला। ऑप्शन नंबर 4 विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा। इधर पर यूज होने वाला है हमारा फैराडेज लॉ, E = LdI/dt एज वेल एज ओम्स लॉ, V = IR, दोनों फॉर्मूला इधर इस न्यूमेरिकल पे यूज होगा। ये करने से जो सही ऑप्शन है ऑलरेडी टिक मार्क है इधर, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर हम फोकस करें, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पार्टिकल ऑफ मास m रिवॉल्विंग is moving around the origin with a constant force F. तुमको क्या बोला निकालने के लिए, if Bohr's model is used to describe motion, the radius r of the nth orbit and the particle speed v in the orbit depend on n. तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला से पता है, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर टू द पावर 2/3, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर टू द पावर 1/3। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। आगे हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे अगर हम गौर करें तो एक सिंपल सा रिलेशन दिया, t = x² + x। साइड चेंज करोगे, सबसे पहले क्या करना होगा, साइड चेंज करोगे, डिफरेंशिएशन पे कर लोगे तो आ जाएगा हमारा dx/dt। dx/dt मींस वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करो, dv/dt आ जाएगा एक्सीलरेशन का इक्वेशन। उसी इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा इधर, जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर अगर प्रोसीड करें हम, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ये भी हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा
मॉडर्न फिजिक्स से ही क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 का तुमको बोला गया अकॉर्डिंग टू द मॉडल द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स लोएस्ट स्टेट विल बी। लोएस्ट स्टेट पे कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट रहता है? तो मैग्नेटिक मोमेंट लोएस्ट स्टेट पे जो रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू बेसिस क्वेश्चन है, बहुत प्रैक्टिस किए भी हो ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन को। ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये तुमको आना चाहिए। पेपर टफ हुआ इसका मतलब ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन टफ हुआ है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो इधर क्वेश्चन नंबर 13 पे हम प्रोसीड करते हैं। ए माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना। तो सिंपल सा बात, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इधर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर दोगे, m = d/fo * d/fe। FO यानी ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ एंड FE यानी हमारा आईपीस का फोकल लेंथ। तो ये करने के बाद जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर होगा हमारा 150। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 150 यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 14 पे द टू इंक्लाइंड सरफेसेस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देकर रखा। तुमको पूछा गया इधर द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करोगे इस क्वेश्चन पे, क्या होगा? a = g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। इसके बाद जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा फॉर्मूले को यूज करते हुए, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर प्रोसीड करते हैं। क्या बोला गया? इधर एक पोटेंशियल, इनपुट पोटेंशियल के इक्वेशन दे गया। तुम इस इक्वेशन पे जो पोटेंशियल के इक्वेशन है, इस इक्वेशन पे अगर तुम टाइम के जगह तुम ये वाला वैल्यू पुट कर दोगे, ये सब कैलकुलेशन के बाद जो तुम्हारा पोटेंशियल आएगा तुम्हारा, ये आएगा हमारा -220। -220 विल बी द पोटेंशियल। अब ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन हो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। D1 इज रिवर्स बायस, D2 इज फॉरवर्ड बायस। ऑप्शन को ठीक तरीके से चेक कर लेना। मैं नर्मदा कोर्ट का क्वेश्चन को सॉल्व करके ऑप्शंस दे रहा हूं। आगे हम प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16। टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16। अब कुछ बातें रिगार्डिंग टेस्ट। जो लोग साइंस पे टेस्ट दिए हो वो लोग पूरा साल मेरे से एक ही सवाल पूछे हो, सर फिजिक्स का क्वेश्चन आप इतना टफ क्यों बनाते हो, क्यों इतना टफ बनाते हो, क्यों टफ क्यों बनाते हैं? मैं जो कराता क्लास पे वो एग्जाम पे नहीं देता, इसीलिए नंबर तुम लोग का कम आता है। दूसरे अलग अलग जगह जब तुम टेस्ट देते थे तब तुम लोग का फिजिक्स पे आ जाता था 140, 150, 120, 130 इजिली। अब क्या हुआ? अभी तो साइंस से जो नंबर आ रहा था वही नंबर आ रहा है, 80, 100 ऐसा ही नंबर आ रहा है, 110, 140 तो नहीं आ रहा है, 150 तो नहीं आ रहा है। यही प्रैक्टिकलिटी है, यही प्रैक्टिकलिटी है। इधर खाली फिजिक्स का ही ना, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस को एक स्टैंडर्ड ऑफ लेवल को मेंटेन करते हुए हम बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन बना दिया बहुत इजी, एक क्वेश्चन बना दिया बहुत टफ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं एक बात गारंटी से तुम लोग को बोलना चाहूंगा, जो हम लोग के साथ पढ़े हो, रिपीटर्स एज वेल एज प्रेजेंट क्लास 12, जैसा तुम लोग का टेस्ट सीरीज पे मार्क था, जैसा साइंस का टेस्ट सीरीज हो या नीट प्रेप का टेस्ट सीरीज हो, ऐसा मार्क से डिफर नहीं करेगा तुम्हारा नीट का मार्क। तुम चेक कर लेना, मिलाकर तुम चेक कर लेना। नीट प्रेप का कुछ दिन पहले भी एक टेस्ट गया, ±15 तुम लोग का जो मार्क होगा वो होगा ±15, बी श्योर ऑफ इट। इधर हाईएस्ट बढ़ेगा तो 15 मार्क बढ़ेगा लास्ट टेस्ट से, या घटेगा तो लोएस्ट 15 मार्क घटेगा। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए कि 720 पे से उधर उस टेस्ट सीरीज पे आ गया मेरा 690 मार्क, 650 मार्क। सर साइंस पे टेस्ट देते तो आता है 400 मार्क, 420 मार्क, 350 मार्क। सर अगर हम डिफिकल्टीज को मेंटेन करते हुए आगे चलेंगे, तभी अगर हम सडनली एक डिफिकल्ट चीज को पा ले, तभी हम कोप अप कर पाएंगे उस चीज के साथ, नहीं तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ऐसा क्या है, जो चीज पढ़ा है वही चीज एग्जाम पे दे दिया, इसका तो बिल्कुल भी मतलब नहीं। एग्जाम किसे कहते हैं? एग्जाम किसे कहते हैं? अननोन चीज को सॉल्व करना चाह के। हाँ, अननोन ऐसा अननोन नहीं कि टॉपिक देखा ही नहीं, ऐसा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही नहीं किया, लेकिन वो एग्जाम नहीं होता कि मैंने जो कराया वही एग्जाम पे दे दिया, वो एग्जाम नहीं होता कभी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी है क्वेश्चन नंबर 16 पे। A uniform rod of mass 20 kg, friction on the floor निकालने के लिए बोला है। ऑप्शन नंबर 2 इसका होगा करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 उसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ का क्वेश्चन है। इधर फॉर्मूला जो यूज होने वाला है ये तुम्हें पता है, F = K Q1 Q2 by R²। आसान सा फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। डिस्टेंस को लेकर कुछ बातें अगर किया गया हो, एज वेल एज चार्ज को लेकर कुछ बातें किया गया है। चार्ज, जो पहला चार्ज है ये तुम्हारा आ जाएगा Q/2, सॉल्व करने के बाद इसको Q/2 आएगा। एज वेल एज जो दूसरा चार्ज है वो आएगा हमारा
3q/4। मैंने कुछ देर पहले इसको सॉल्व किया था, तो हमारा q1 का वैल्यू ये था, q2 का वैल्यू ये था। ये सब करने के बाद जो तुम्हारा लास्ट पे फोर्स आएगा, वो फोर्स आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 का, which is 3F/8। ठीक है, चेंज फोर्स विल बी 3/8 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स F। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 का हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे बोला टू बस x एंड y। तुमको इधर पूछा गया क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द बस सर्विस। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं हम, हमें भी पता है, ताकि तुम लोग को जल्दी से जल्दी ये वीडियो मिल पाए। टेक्निकल डिफॉर्मिटीज की वजह से बहुत लेट हो गया, यूट्यूब पे लाइव हम नहीं जा पा रहे थे ड्यू टू टेक्निकल डिफॉर्मिटीज, इसीलिए तुम लोग को अभी जल्दी जल्दी करके हम दे रहे हैं इसका सोल्यूशन। 19 क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 मैं तुम लोग को बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक तुम देख लो कुछ दिन पहले का वीडियो। जो जो टॉपिक्स मैंने बोला था ओपन ऑर्गन पाइप या एंड ऑर्गन पाइप से क्वेश्चन आएगा। इधर क्वेश्चन पे है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ग्राफ पढ़ के जाओ, ग्राफ का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन नंबर 23 के साथ मिलता जुलता है। एसी ऑल्टरनेटिंग करंट से मैंने बोला था तुम लोग को कि एलसीआर सीरीज सर्किट का न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे एलसीआर सीरीज सर्किट का न्यूमेरिकल आया। फिर तुम्हारा डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, अभी भी गारंटी के साथ बोलता हूं, प्रूव मी रॉन्ग इफ आई एम। उस वीडियो पे मैंने बोला था डी ब्रोगलीज वेवलेंथ से सवाल आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। उस क्वेश्चन नंबर 20 को उस वीडियो के फॉर्मूले के साथ मैच करा लो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 19 भी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, केटीजी का मैंने ये फॉर्मूला बोला था तुम लोग को कि इस फॉर्मूले का क्वेश्चन करके जाओ। ये भी क्वेश्चन नंबर 19 पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, इधर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तुमको भी हड़बड़ी है जल्दी आंसर की मैच करने का। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द n इक्वल्स टू 2, यानी शेल नंबर 2 पे रेडियस कितना होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है रेडियस का, सॉरी r इक्वल्स टू n स्क्वायर इनटू r नॉट। इधर r नॉट का वैल्यू तुमको देख रखा है, व्हिच इज 0.052 नैनोमीटर, n स्क्वायर यानी नंबर ऑफ शेल व्हिच इज गिवन एज 2। तो ये सब सॉल्व करने के बाद जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 ये सिंपल सा एलसीआर सीरीज सर्किट का सवाल है। इधर पर जीटा एल का वैल्यू ज्यादा होगा, जीटा सी का वैल्यू कम होगा। जीटा एल जो है यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। तो सबसे पहले इधर क्या करना होगा, सबसे पहले तुम्हें इंपीडेंस निकालना होगा। इंपीडेंस का कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, इधर r स्क्वायर प्लस जीटा एल माइनस जीटा सी का स्क्वायर। ठीक है ना, इंपीडेंस निकालने के बाद तुम्हें यूज करना होगा v इक्वल्स टू i इनटू z। इधर से तुम्हें करंट निकालना होगा, z यानी इंपीडेंस, इधर से तुम्हें करंट निकालना होगा। फिर करंट निकालने के बाद और क्या पूछा इधर पर, और पूछा तुमको फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, tan phi इक्वल्स टू जीटा एल माइनस जीटा सी बाय r। ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो फेज डिफरेंस भी आ जाएगा। ये सब करने के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो होगा हमारा 7.8 एम्पियर एंड 45 डिग्री। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर यानी करेक्ट ऑप्शन व्हिच इज ऑप्शन नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का ये सीधा सा सवाल है, एनसीईआरटी पे ये ग्राफ भी है। तुमको बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कौन सा ग्राफ सही है, एज वेल एज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तुम लोग को वेरिएशन ऑफ लाइट ऑन एक्स एक्सिस के साथ मैच करने के लिए बोला है। एक्स एक्सिस के साथ मैच करने के बाद जो इसका ऑप्शन आएगा तुम्हारा, देखो ये भी करेक्ट ऑप्शन है हमारा, इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। एज वेल एज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के साथ ये वाला जो है यानी ए एज वेल एज डी, दोनों ऑप्शन हमारा सही है, दोनों कंडीशन हमारा सही है इनफैक्ट। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए एंड डी बोथ। ये वाला करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है, ये ऑलरेडी टिक मार्क था पहले से। ये वाला विल बी द करेक्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम पूछा गया तुमको। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एफ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का अगर हम बात करें, द आइडेंटिकल पॉइंट मास, द एम्पलीट्यूड ऑफ एपी एट पॉइंट मास पी, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इधर? इधर फॉर्मूला जो यूज होने वाला है v इक्वल्स टू
ए ओमेगा। ये वाला फॉर्मूला यूज कर दोगे। ये करने के बाद जो ऑप्शन आएगा हमारा, ये ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2, अंडर रूट k1/k2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, ये देखने से ही तुम लोग को पता चलता है कुछ दिन पहले ऐसा क्वेश्चन हमने क्रैश कोर्स पे भी प्रैक्टिस किया ऐसा क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर 4 विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत इजी सवाल था सेमीकंडक्टर का लॉजिक गेट्स का। क्वेश्चन नंबर 26 पे हम आते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 26, तो फिर से आइडियल गैस का फॉर्मूले को यूज करके ये वाला सवाल किया जाएगा। PV = nRT। सबसे पहले इधर इस सवाल पे तुम निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद तुम्हें मास निकालना होगा। तो मास निकालने के बाद जो मास आएगा इसका होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। हम प्रोसीड कर रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 सिंपल सा बात, पावर को एक साथ प्लस कर दोगे तो प्लस करने के बाद जो ऑप्शन आएगा हमारा मैग्निफिकेशन निकालने के बाद वो होगा ऑप्शन नंबर 1 व्हिच इज 4pnm⁴। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। आगे हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला हमको निकालने के लिए, इफ देयर चेंजेस इन द इंटरनल रेशियो आर सेम देन द रेशियो ऑफ RA/RB। अगर इंटरनल एनर्जी सेम है, बात को समझो, अगर इंटरनल एनर्जी सेम है दैट मींस इधर ऐसा होगा ना RA का स्क्वायर का ये विल बी इक्वल्स टू RA का RB का स्क्वायर का B। इधर से तुम RA और RB का रेशियो निकालोगे, RA और RB का रूट ओवर का A बाय का B आ जाएगा। ये सब करने के बाद जो तुम्हारा ऑप्शंस होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 व्हिच इज 3/4। ओके। क्वेश्चन नंबर 29, डायमेंशन से सवाल पूछा गया इधर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। इसको तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से तुम कर दोगे इस सवाल को। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके जो डायमेंशन आएगा हमारा, वो डायमेंशन आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए का। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पे क्या बोला देखो, ए बॉल ऑफ हेवी मास। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सवाल है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करके जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 sin⁵/2/3 होल टू द पावर 1/2। ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 एरर एनालिसिस का क्वेश्चन है। अगर तुम लोग डिकोड करोगे, मैं गारंटी के साथ बोलना चाहता हूँ, तुम कुछ दिन पहले का जो मैंने वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, टॉपिक्स एज वेल एज रिलेवेंट टॉपिक्स एज वेल एज रिलेवेंट फॉर्मूला, मैंने डायमेंशन से तुम लोग को 3 फॉर्मूला दिया था। एक फॉर्मूला एक बोला था सिग्निफिकेंट फिगर्स का, दूसरा दिया था परसेंटेज एरर का, तीसरा दिया था लिस्ट काउंट का। परसेंटेज एरर का भी सवाल आया, लिस्ट काउंट का भी सवाल आया। तो 3 फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले का सवाल आ गया। तो और क्या चाहिए तुम लोग को? देखो इस क्वेश्चन को भी करना बहुत इजी है। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला यूज करोगे, जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ये आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 व्हिच इज 13%। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 पे क्या बोला गया, सन, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल है हमारा। द सन रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस सेंटर ऑन 27 डेज। ये सब सॉल्व करने के बाद 2/5 mr², I = 2/5 mr²। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा, वो आएगा हमारा 128 डेज। ठीक है, टाइम पीरियड बिठा लोगे, खत्म कहानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। 33 ग्रेविटेशन, ये सवाल है केप्लर्स लॉ का। फिर से बार बार तुम सोच सकते हो कि उसी वीडियो का जिक्र क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि उस वीडियो से क्वेश्चन आया, उस वीडियो के फॉर्मूले से क्वेश्चन आया, इसीलिए मैं उस वीडियो का जिक्र कर रहा हूं बार बार। तुम चेक करो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि क्वेश्चन आया ही है। जिस फॉर्मूले से मैंने बोला था उसी फॉर्मूले से आया है, उसी फॉर्मूले से आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ी ना एक्जैक्टली सेम होगा, ये तो मैंने क्वेश्चन नहीं बना कि एक्जैक्टली सेम दे दूं मैं ग्रेविटेशन से तुम लोगों को हॉटस्पॉट 3 फॉर्मूला बोला था, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, केप्लर्स का थर्ड लॉ, ये 3 फॉर्मूला बोला था। 3 फॉर्मूले पे से ग्रेविटेशन का जो क्वेश्चन आया है, ये कौन सा फॉर्मूले से सॉल्व होगा, केप्लर का थर्ड लॉ। कौन सा इक्वेशन अप्लाई होगा इधर, या कौन सा फॉर्मूला, t² प्रोपोर्शनल टू r³। इसी फॉर्मूले को सॉल्व करके हमारा जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आएगा हमारा 88 अर्थ डेज, 88 अर्थ डेज। अभी हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज पैरेलल अप्लाई करोगे तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा। सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन यूज करके इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा ये होगा हमारा R/16 व्हिच इज द ऑप्शन नंबर 1, डी ब्रोगली वेवलेंथ। फिर से
डुअल नेचर का मैंने 1000 बार बोला, तो तुम लोग को डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का सवाल आएगा ही आएगा। फॉर्मूला लिख के भी दिया था, कौन सा फॉर्मूले का सवाल आएगा, ये रहा सवाल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का सवाल। हाँ, नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36, अच्छा ये क्या बोला, एक सॉलिड स्फीयर है इसका अच्छा सॉलिड स्फीयर है अगर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, I इक्वल्स टू 2/5 mr³। इसके बाद तुम्हें इधर अप्लाई करना mr², इसके बाद तुम्हें इधर अप्लाई करना होगा वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आएगा हमारा, 4/3πr³। ये सब करने के बाद जो इसका करेक्ट आंसर आएगा, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, which is 7/57. Option number A will be the correct option. 37 तो 37 का जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है। फिर से जिक्र करना होगा वीडियो का। एक फॉर्मूला दिया था, क्लास पे भी बोला था, चाहिए रिपीटर का क्लास पे हो, चाहिए प्रेजेंट जो तुम लोग बोर्ड एग्जाम दिए हो प्रेजेंट क्लास 12 का क्लास पे हो, या चाहिए क्रैश कोर्स का हो। मैंने सिर्फ बोला था कि एक फॉर्मूला का न्यूमेरिकल करके जाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, व्हिच इज E इक्वल्स टू BC। इसी फॉर्मूले को यूज करके ये क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये हमारा आंसर नंबर यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 will be the correct option. Question number 38, ठीक है। Next we will be discussing question number 39. Question number 39, gravitation का मैंने acceleration due to gravity with height, relation with height, ये वाला फॉर्मूला तुम लोग को करने के लिए बोला था, इस वाले फॉर्मूले का न्यूमेरिकल। ये भी सेम फॉर्मूले का न्यूमेरिकल ही है, सेम फॉर्मूला यूज होगा, gmm/r+h²। इधर हाइट के बारे पे बोल के रखा, इधर जो हाइट के बारे पे बोल के रखा ये 1/3 ऑफ द रेडियस है, यानी एच की जगह तुम्हें यूज करना होगा r/3। ये सब करने के बाद जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। अभी आया क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 तुम फिर से उस वीडियो पे जाना, पोलराइजेशन का मैंने 2 लाइन लिखा था, उस वीडियो पे 2 लाइन लिखा था मैंने पोलराइजेशन का। रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ये पोलराइज्ड हो जाता है कंप्लीटली, एंड रिफ्रैक्टेड लाइट जो है ये पार्शियली पोलराइज्ड होता है। ये रहा सवाल, यही सवाल है, यही चीज है ऑप्शन पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3। रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, यही तो बात बोला था। whereas रिफ्रैक्टेड लाइट जो है ये पार्शियली पोलराइज्ड होता है, यानी किसी हद तक, एट वन एक्सटेंट तक ये पोलराइज्ड होता है। तो नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग 41, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 41 ये बहुत ही आसान सा है। इस 41 से लेकर 45 तक सभी क्वेश्चंस जो तुम लोग को 4 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस दिया गया, उन्हीं 4 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस पे है। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 45। फिजिक्स हार्ड हुआ ठीक है, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट भी 80+ स्कोर कर पाएगा। 80+। अगर सबको हार्ड लग रहा है तो ऑब्वियसली नंबर भी कम आएगा, तो अगर नंबर भी कम आएगा तो ऑब्वियसली कट ऑफ भी कम होगा, तो उतना टेंशन की कुछ बात नहीं है। तो फिर से मैं इधर जिक्र करना चाहूंगा 41 से लेकर 45 का उस कुछ दिन पहले का जो वीडियो है जहां पर मैंने 4 क्वेश्चन रिवील किया था, ये वाला वीडियो भी, एज वेल एज इससे पहले भी मैंने जो फॉर्मूला एज वेल एज टॉपिक्स का वीडियो बनाया, उस वीडियो का भी। इधर पर क्वेश्चन नंबर 41 जो है ये सीधा सा सवाल है किरचॉफ लॉ का। किरचॉफ लॉ को यूज करके इधर पर इस सर्किट पे जो करंट आएगा, ये करंट आएगा हमारा 2 एम्पियर, व्हिच इज द ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 फिर से सेम वही बात, कैपेसिटर का केस है, डाइलेक्ट्रिक को लेकर 3 केस हमने डिस्कस किया था। बोला था कि अगर नीट पे सवाल आएगा इसी 3 केस से आएगा, इससे बाहर कोई केस ही नहीं बनेगा। कोई वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कुछ नहीं डिस्कस किया था हमने बोला था कि खाली 3 केस कर लो, इसी से सवाल आएगा। उन 3 केस में से सेकंड केस का सवाल है।
तो सेकंड केस का जो सवाल है, ये सब करने के बाद तुम लोग को फॉर्मूला पता है ऑलरेडी क्या होगा इधर पर। करने के बाद जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, देखो यूनिट्स एंड डायमेंशन का मैंने 3 फॉर्मूला दिया था, 2 फॉर्मूला का क्वेश्चन आया। कुछ देर पहले मैंने एक फॉर्मूला का डिस्कशन किया इधर पर, परसेंटेज एरर। सेकंड फॉर्मूला मैंने बोला था लिस्ट काउंट का करके जाना, मैच कर लो। मैं इधर कोई मेरा फेम गेन करने के लिए डिस्कस नहीं कर रही है सर, हाँ, कि मैं हाई प्लेयर हूं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं। मैच करा लो वीडियो को। अगर कुछ डिफॉर्मिटीज लगे मेरे बात पे तो इधर कमेंट सेक्शन पे बोलो कि नहीं बोला। अगर ऐसा लगे कि नहीं बोला वीडियो पे तो कमेंट पे बोलो कि नहीं बोला। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 पे भी हमको बोला गया कि द मेजर डायमीटर ऑफ द जीरो एरर आफ्टर करेक्शन इज, इसका जो वो होगा ऑप्शन होगा, इट विल बी ऑप्शन नंबर सी। इट विल बी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 का हम बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट का सवाल है, NIA, यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को भी हमने इंक्लूड किया था, बोला था कि इस फॉर्मूले का भी न्यूमेरिकल करके जाओ तुम। NIA को यूज करोगे इधर तो इधर एरिया का जो फॉर्मूला होगा, क्योंकि कॉइल बोला है, एरिया यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हिच इज पाई आर स्क्वायर, ये सब फॉर्मूला को यूज करने के बाद जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कंसीडर ए वाटर टैंक वाला। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन का। तो बात यही है, जैसा भी गया एग्जाम, खुश रहना चाहिए सब लोग को, खुश रहो। याद रखना, नीट पा लेना या नहीं पाना यही जिंदगी नहीं है। नीट के अलावा भी बहुत जिंदगी पड़ा है, बहुत आगे, बहुत अच्छा फ्यूचर पे बहुत सारा टर्निंग पॉइंट आएगा। डिसीजन को ठीक करके लेना, कुछ भी जब अभी तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा वो तुम्हारा पूरा करियर बायस करके रिलेशन होगा, तुम लोग का करियर उसी पे डिपेंड करेगा। तो बहुत अच्छे से सोच के समझ के डिसीजन लेना। और कुछ लोग मेरे को अभी फ़ोन कर रहे हैं कि सर रिपीट कर लेंगे। हाँ ठीक है, रिपीट अगर मन है करने का करो, लेकिन सबसे पहले तुम लोग को मार्क देखना होगा। हाँ, मार्क ये नहीं कि NTA जब देगा तब, अभी तुम लोग को पता है, तुम लोग को आंसर की मिल गया, बायो का फिजिक्स का तुम लोग का आंसर की मिल गया, मैच करा लो तुम लोग, देखो कितना आ रहा है तुम्हारा स्कोर, एक रफली एस्टिमेट लो। अब क्या करना होगा तुम्हें पता है, कट ऑफ कैसा रहता है तुम लोग को पता है। बहुत सोच समझ के ही रिपीट करना, ठीक है, बहुत सोच समझ के। तो इस वीडियो को यही तक रखते हैं हम। उदास होने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। जिन लोग का खराब भी गया है, जिन लोग का अच्छा भी गया है, खुश रहो। खराब भी गया है जिन लोग का, खुश रहो, क्योंकि तुम इसको चेंज नहीं कर पाओगे। तुम अपने आप को ही हार्म करोगे। अगर दुखी हो, अपने आप को ही हार्म करोगे। हाँ, एट वन इंस्टेंट तुम कुछ ना कुछ तो दुखी होंगे, लेकिन इसको अगर तुम कैरी फॉरवर्ड लेकर चलते हो तो तुम खुद ही डिमोटिवेट हो जाओगे, अपने रास्ते से भटक जाओगे। तो आगे बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।